हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स जीके वर्ल्ड में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास और हमारा टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत में इसका प्रशासन पढ़ेंगे। इससे पहले टोटल 6 लेक्चर आ चुका है, ये लेक्चर नंबर 7 होगा। यह सीरीज आगामी 69th बीपीएससी प्री, दारोगा और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली सल्तनत में इसका प्रशासन को देखेंगे। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इसमें तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान आयोग और निर्बल तथा अल्पवयस्क होता था। प्रशासनिक विभाग एवं उनके प्रारंभ करने वाले शासक को देखते हैं। दीवान ए मुस्तकराज, यह राजस्व विभाग था। इसे शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए रियासत, इसे बाजार नियंत्रण विभाग भी कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका शुरुआत किया था। दीवान ए अमीर कोई, यह कृषि विभाग था और इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए खैरात, यह दान विभाग था जिसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। विभाग एवं उनकी कार्य विधियाँ, कौन विभाग क्या क्या कार्य करती थी। दीवान ए अर्ज, यह सेना विभाग से संबंधित था। दीवान ए रिसालत, धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित था। दीवान ए इंशा, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवान ए बजारत, वित्तीय मामलात से संबंधित राजस्व विभाग का कार्य को देखता था। बिजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो व्यवहार में लाए गए थे उन्हें बिजारत की संज्ञा दी जाती थी। बिजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने भारत से ली थी। मोहम्मद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग दीवान ए बजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय बिजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। यानी उस समय दिल्ली सल्तनत में सेना का संगठन और पदों का विभाजन दशमलव प्रणाली के आधार पर किया गया था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल कहलाता था। 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपा सलाहकार और 10 सिपा सलाहकारों के ऊपर एक अमीर और 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर निर्धारण किया। उसने कुरान के में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खुम्स और ज़कात। खुम्स लूट का धन होता था।
जो शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। ये सीधे उल्टा हो गया था। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो राजस्व एवं पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। उसी ने दो प्रमुख के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। यानी बगदाद के अंतिम खलीफा कौन थे? अल मुस्तसीम। यह 1242 से 58 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित था, जो 1226 से 1242 तक खलीफा रहे। हदीस एक मुस्लिम कानून है, जबकि जवाबित राज्य कानून से संबंधित है। यहाँ पे समाप्त होता है। अब देखते हैं एमसीक्यू। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी क्यों नहीं माना? देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। मुस्लिम धर्मज्ञ के अक्सर उपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। गैर मुस्लिमों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। और इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ते तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्राय सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान आयोग और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? पहला, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। सेकेंड में है, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली को प्राचीन देशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। आप देखते हैं इसमें दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन के राजस्व वसूली के प्रभाव को आमिल कहा जाता था। ये सही है। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली की प्राचीन देशी संस्था थी, ये गलत है। एकता प्रणाली की दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। मीर बख्शी को पद दिल्ली की खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। मीर बख्शी का पद या मुगल काल का पद है, यानी मीर बख्शी का पद मुगल काल में आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। इधर देख लेते हैं व्याख्या।
दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना ग्रामों का समूह पर एक आमिल या आमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी, जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। इक्ता प्रणाली को प्राचीन देशी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी, जिसका उद्भव पश्चिम एशिया, ईरान में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारों का प्रमुख मुगल काल का पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? ऑप्शन ए में इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाते थे। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही नहीं है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये गलत है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक इक्तादारी या मुक्ति को उस क्षेत्र के राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था। उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालिशा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाता था। अबू अली हसन इबन अली तुसी निजाम उल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण किया मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? परगना, सरकार, सूबा, सरकार, परगना, सूबा, सूबा, सरकार, परगना, परगना, सूबा, सरकार। इसका हो जाएगा परगना, सरकार, सूबा। ऑप्शन नंबर ए। IAS 2021 में पूछा गया है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण राज्य को सूबा या प्रांत में बांटा गया था। सूबेदार सूबे का शासन का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। यहाँ के प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। परगनों के अंतर्गत गांव होते थे, जिन्हें मबदा या दी कहा जाता था। मबदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थीं, जिन्हें नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का वर्णन किया गया, जिसे चकला कहते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। अतः मध्यकालीन भारत के आकार की दृष्टि से यह आरोही सही है, यानी परगना, सरकार और सूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज बलबन ने किया था। व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान अर्ज विभाग की स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की थी। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवान आरिज नियुक्त किया। उसे रावत ए अर्ज की उपाधि दी। आरिज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कराना व वेतन वितरण आदि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित को चुनना है। दीवान मुश्तक राज अलाउद्दीन खिलजी, ये सही है। दीवान आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। दीवान खैरात फिरोज फिरोज तुगलक, ये भी सही है। नेक्स्ट है दीवान रियासत बलबन, एक गलत है। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरुआत की, यानी इसका शुरुआत किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। दीवान मुश्तक राज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था, यह राजस्व विभाग था। दीवान अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था और यह कृषि विभाग था। दीवान खैरात ये दान विभाग था, या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सम्मिलित है? अब इसमें कौन सा युग्म सही है उसे चुनना है। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। दीवान मुश्तक राज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। अमीर दीवान कोही या बलवंत मोहम्मद तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। अमीर कोही मोहम्मद तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। दीवान अर्ज की स्थापना बलबन द्वारा किया गया था, यह एक सैन्य विभाग था। अब इसमें व्याख्या देख लेते हैं। दीवान बंदगान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया। यह विभाग दासों की देख रेख करता था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या अभूतपूर्व वृद्धि हुई। आरिफ के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए नए विभाग दीवान मुश्तक राज की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों की सहायता करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग दीवान कोही की स्थापना की। दीवान अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में दीवान अमीर कोही निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह कृषि विभाग से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित करो एवं निम्न में से हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करो। यानी 1 से 2 मिलाना है, कौन सा कूट सही है। यानी दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित है, ये हो जाएगा 1 का 4, यानी 1 का 4। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। यानी बी का 1। दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है, ऑप्शन यानी बी सी का 2 हो जाएगा। दीवान बजारत ये वित्तीय मामलात से संबंधित है, यानी हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। अब किस में है? 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 में है।
ठीक है, अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित है, विदेशी मामलों से संबंधित है। दीवाने इंसा सरकारी पत्र विभाग से संबंधित है। दीवाने बजारत वित्तीय मामलात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज विभाग से संबंधित किस विभाग से संबंधित है? दीवाने अर्ज या रक्षा विभाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, जो बीपीएससी 2016 में पूछा गया था फ्री में। दीवाने अर्ज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक। ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश के काल में यह बिजारत चरमोत्कर्ष पर था। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। बिजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें बिजारत की संज्ञा दी गई थी। बिजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने भारत से ली थी। मोहम्मद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग दीवाने बजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय बिजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। गैसुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया और जिसके अंतर्गत उसने भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा महजब और निजामुल मुल्क जुनैदी को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उससे सलाह लेता था बल्कि उनके विचारों को महत्व भी देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल की सरकार एक संग्रह रचना थी। ये विलय था। फारस, अरब, तुर्क, मंगोल भारतीय तत्वों का। ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल की सरकार में फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, उर्स, खुमस और मुक्तई। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 4। 1, 3 और 4। अब व्याख्या देख लेते हैं। खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु यह एक धर्म निरपेक्ष कर था। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इक्ता व्यवस्था को इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरणीय लगान अधीनस्थ था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे। वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, उसे क्या कहा जाता था? चौधरी कहा जाता था। सल्तनत काल में भू राजस्व के सर्वोच्च अधिकारी को चौधरी कहा जाता था। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों के से प्रत्यक्ष संपर्क न था, किंतु ये वंशानुगत और परंपरागत से चले आ रहे गांव अथवा जिले के अधिकारियों के संपर्क रखते थे और किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। मुक्ति और बलि के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खुम्स और ज़कात। धार्मिक नियमों के विद्वानों ने परामर्श कर उसने खेतों की उपज के 10% की दर से सिंचाई करानी सर्व कर लगाया। फिरोज तुगलक ने अपने समय में 28 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हदीस है एक। हदीस क्या है? तो हदीस इस्लामिक कानून है। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो फवाजिल का अर्थ सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से था। सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द का आशय इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। यानी सल्तनत काल में कौन कौन सा मुद्रा प्रचलित था? तो सल्तनत काल में मात्र 2 मुद्राएं प्रचलित था, एक जीतल और एक टंका। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 और 4। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं थे, जीतल और टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससाग्नी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये था इल्तुतमिश। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससाग्नी, जीतल किन धातुओं के थे? तो किसका था? टंका और ससाग्नी चांदी का था और जीतल तांबा का था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? राइट आंसर अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। यह 1242 से 58 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा
अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित था, जो 1226 से 42 तक खलीफा रहे। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल, दिल्ली सल्तनत में कला एवं स्थापत्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।